हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 29 अगस्त 2025, दिन शुक्रवार। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपन खबरों में। पहली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कारोबारियों और उद्योगपतियों को बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार सुगम्य व्यापार विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इस विधेयक के लागू होने के बाद प्रदेश में व्यापार और उद्योग से जुड़े 99% आपराधिक प्रावधान खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि छोटे छोटे नियम तोड़ने पर अब व्यापारियों को जेल या बड़ी कानूनी कार्रवाई का डर नहीं रहेगा। सरकार का दावा है कि इस कदम से राज्य में नए निवेश बढ़ेंगे, व्यापार करना आसान होगा और रोजगार के मौके भी मिलेंगे। योगी सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए एक नई और बड़ी योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत हर जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन बनाए जाएंगे। इस योजना के लिए हर जिले में कम से कम 100,100 एकड़ जमीन तय की जाएगी। सरकार का कहना है कि इन जोन में उद्योग धंधे और फैक्ट्रियां स्थापित होंगी, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। यह कदम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नई ताकत देगा और यूपी को निवेश के लिए और आकर्षक बनाएगा। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर पिछले 6 साल से मामला अदालत में अटका हुआ है। हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें तर्क दिया गया है कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा हो जाएगी। इसी वजह से एमपीपीएससी परीक्षाओं के परिणाम और नियुक्तियां प्रभावित हो रही हैं। हजारों अभ्यर्थी तय आरक्षण व्यवस्था के साफ होने का इंतजार कर रहे हैं। अब सभी की नजरें इन डेढ़ कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मानव तस्करी के गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस ऑपरेशन में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 3 नाबालिग बच्चों को सुरक्षित छुड़ाया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरोह बच्चों को नौकरी और बेहतर जीवन का लालच देकर फंसाता था और फिर उनसे गलत काम करवाता था। सूचना मिलते ही स्पेशल टीम ने छापा मारकर बच्चों को मुक्त कराया। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गिरोह के और कितने सदस्य इसमें शामिल हैं। दिल्ली में एड की कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने कड़ा रुख अपनाया है। पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने सौरभ भारद्वाज से मुलाकात के बाद कहा कि एआरपी किसी भी जांच या रेड से डरने वाली नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और जनता का भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वहीं आपी नेताओं ने साफ किया कि वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन डरकर पीछे नहीं हटेंगे। यूपी पुलिस भर्ती में चौंकाने वाला फर्जीवाड़ा सामने आया है। मध्य प्रदेश के 4 युवकों ने ओबीसी कैटेगरी में होने के बावजूद खुद को एससी बताकर भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया। दस्तावेजों की जांच के दौरान गड़बड़ी पकड़ी गई और पोल खुल गई। जांच में सामने आया कि इन युवकों ने फर्जी प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल किया था। मामले के उजागर होते ही भर्ती बोर्ड ने इन्हें बाहर कर दिया और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी ताकि भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी दोबारा न हो। लखनऊ में ठगों ने 100 साल के बुजुर्ग और उनके बेटे को सीबीआई अधिकारी बनकर 6 दिन तक बंधक जैसा बनाए रखा। आरोपियों ने खुद को जांच अधिकारी बताकर परिवार पर दबाव डाला और डराकर 1.29 करोड़ रुपए हड़प लिए। पीड़ित परिवार ने जब हिम्मत जुटाकर पुलिस को सूचना दी तो मामला सामने आया। पुलिस का कहना है कि गिरोह ने फर्जी आईडी और नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। अब मामले की जांच शुरू कर दी गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। लोगों को ऐसे फर्जी कॉल और पहचान पत्रों से सावधान रहने की सलाह दी गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इस दिशा में कार्रवाई तेज करते हुए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। यह समिति सरकारी दफ्तरों और विभागों में हो रही गड़बड़ियों की जांच करेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश करेगी। रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार पारदर्शिता और ईमानदारी के सिद्धांतों पर काम कर रही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। इस कदम का आम जनता ने स्वागत किया है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ गया है और यह खतरे के निशान से ऊपर चला गया है।
केंद्रीय जल आयोग ने हालात को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश और पहाड़ी इलाकों से छोड़े गए पानी के कारण नदी का स्तर तेजी से बढ़ा है। प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी है। राहत बचाव दल को भी अलर्ट पर रखा गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि बारिश का सिलसिला जारी रहा तो बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सट्टेबाजी और ऑनलाइन जुआ ऐप्स पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता का कहना था कि ऐसे ऐप्स युवाओं को लत लगाकर आर्थिक और सामाजिक नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस मामले में नीति बनाने और कार्रवाई करने का अधिकार सरकार के पास है, न कि न्यायालय के पास। कोर्ट के फैसले के बाद अब गेंद केंद्र और राज्य सरकारों के पाले में है कि वे इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम उठाती हैं या नहीं। अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ का असर भारतीय शेयर बाजार पर लगातार देखने को मिल रहा है। मंगलवार की भारी गिरावट के बाद शुक्रवार को भी बाजार टूटकर बंद हुआ। सेंसेक्स 705 अंकों की गिरावट के साथ क्लोज हुआ। नरगल्दी का गिरावट पर जमकर देखने को मिल रहा है, जबकि निफ्टी भी नीचे फिसल गया। सबसे ज्यादा दबाव आईटी और बैंकिंग स्टॉक्स पर देखा गया। निवेशकों को करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। टैरिफ से जुड़ी अनिश्चितता और विदेशी निवेशकों की बिकवाली बाजार को दबाव में रखे हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हालात स्थिर होने में अभी समय लग सकता है। सोने चांदी की कीमतों में तेजी लगातार जारी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज 24 कैरेट सोना 10 ग्राम के लिए 1001,229 पर पहुंच गया है। वहीं 22 कैरेट सोने के भाव में भी उछाल देखने को मिला है। सिर्फ सोना ही नहीं, बल्कि चांदी की कीमत भी बढ़कर नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। लगातार बढ़ते दाम से आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ रहा है, खासकर उन लोगों पर जो शादी या त्योहारों के लिए खरीदारी की तैयारी कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उठापटक से कीमतें और प्रभावित हो सकती हैं। एशिया कप 2025 से पहले टीम इंडिया की संभावनाओं पर पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने बड़ा बयान दिया है। सहवाग ने कहा कि इस टूर्नामेंट में कुछ नए चेहरे और युवा खिलाड़ी भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। उन्होंने गिल और सूर्य कुमार के लिए उन्होंने यादव का नाम नहीं लिया, बल्कि 3 अन्य बल्लेबाजों पर भरोसा जताया है। सहवाग का मानना है कि ये खिलाड़ी अपने आक्रामक खेल से मैच का रुख बदल सकते हैं। क्रिकेट फैंस अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सहवाग की भविष्यवाणी कितनी सच साबित होती है। पटना में छात्रा जोया की मौत के मामले ने पूरे शहर को हिला दिया है। परिवार का आरोप है कि स्कूल के शिक्षक अनिल ने लंबे समय से जोया को डराया, धमकाया और मानसिक रूप से परेशान किया। परिजनों का कहना है कि इसी वजह से जोया स्कूल जाने से कतराने लगी थी। अब आरोप यह है कि उसी टीचर ने जोया को जलाने की घटना अंजाम दी। पहले भी उसके खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। गुस्साए परिजनों ने स्कूल के बाहर हंगामा किया और कड़ी जांच की मांग की। लखनऊ में यूरिया खाद वितरण के समय बड़ा विवाद हो गया। आरोप है कि एक किसान ने सचिव से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। मौके पर हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि दोषी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि आगे ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनकी कुल लागत 18,000 करोड़ के आसपास है, जिसमें से लगभग 13 संपत्ति या 10,000 करोड़ का हिस्सा बिहार को मिला है। उन्होंने बिहार में 6 लेन, पुल, सड़क और अन्य बुनियादी ढांचे का शिलान्यास किया और प्रदेश का विकास सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया। खुफिया सूत्रों के अनुसार 3 पाकिस्तानी आतंकवादी नेपाल सीमा पार कर बिहार में दाखिल हो गए हैं। बिहार पुलिस और एजेंसियां सतर्क और इन संदिग्धों की जानकारी देने वाले को 50,000 का इनाम दिया जाएगा। इस खबर ने राज्य में सुरक्षा चिंताओं को नई गति दी है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 8 साल के मासूम को स्कूल में बंद करने के मामले ने हड़कंप मचा दिया। घटना सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने तुरंत कार्रवाई की है। मामले में 3 शिक्षकों और 1 शिक्षा मित्र को निलंबित कर दिया गया है। परिजनों का आरोप है कि लापरवाही के चलते बच्चा घंटों तक स्कूल में कैद रहा। अधिकारियों ने कहा है कि पूरी जांच की जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।
इस घटना से इलाके के अभिभावकों में गुस्सा है और वे स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लखनऊ के कई इलाकों में शुक्रवार को तेज बारिश हुई, जिससे सड़कों पर पानी भर गया और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन मौसम सामान्य रहेगा और बारिश से राहत मिलेगी, लेकिन 30 अगस्त के बाद मानसून फिर से सक्रिय होगा और तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में चकबंदी कानून में अहम संशोधन किया है। अब किसी भी गांव में चकबंदी लागू करने के लिए 75% किसानों की सहमति जरूरी होगी। पहले यह प्रक्रिया प्रशासनिक आदेश से शुरू हो जाती थी, लेकिन नए नियम से किसानों की भागीदारी और पारदर्शिता बढ़ेगी। सरकार का कहना है कि इस कदम से किसानों की जमीन से जुड़े विवाद कम होंगे और उनकी सहमति के बिना कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव से किसानों का भरोसा बढ़ेगा और चकबंदी की प्रक्रिया अधिक न्याय संगत होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग की सेवाओं को आसान बनाने के लिए नई हेल्पलाइन शुरू की है। इसके जरिए लोगों को आपातकालीन सहायता और परिवहन से जुड़ी शिकायतों का समाधान एक ही कॉल पर मिलेगा। अभी तक नागरिकों को अलग अलग नंबरों पर संपर्क करना को लेकर काम करना पड़ता था, लेकिन अब सभी सेवाएं एक ही हेल्पलाइन से जुड़ जाएंगी। विभाग का दावा है कि इस कदम से सड़क हादसों में त्वरित मदद, बस यात्रियों की सुरक्षा और अन्य शिकायतों का निपटारा तेजी से होगा